हेलो एवरीवन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएलसी, दैट मीन्स डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। आज इस वीडियो के पूरे माध्यम से हम आपको बताएंगे कि डीएलसी क्या होता है, क्यों करते हैं, लेबोरेटरी में इसकी ज़रूरत क्यों होती है, किस डिपार्टमेंट में किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी रिपोर्ट कैसे दी जाती है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और डीएलसी से पूछे जाने वाले कंपटीशन एग्जाम के सवालों का जवाब भी देंगे। तो अगले 20 मिनट 25 मिनट जो भी हमारे साथ आप बनेंगे, इस दौरान आपको डीएलसी के बारे में प्रॉपर मैनुअल और ऑटोमेशन तरीके से, दोनों तरीके से लगाने आ जाएगा, उसको एक्सप्लेनेशंस करने आ जाएगा, उसको रिपोर्ट देखने आ जाएगी, और जो भी बेसिक सवाल होते हैं डीएलसी से संबंधित वो सारे आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि डीएलसी है क्या। डीएलसी दैट मीन्स डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। होता क्या है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आप जानते हैं ब्लड में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसीज होती है या इरेथ्रोसाइट्स होता है वो नॉर्मली आरबीसीज एक तरह की होती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो मेनली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज की जाती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट कैटेगरीज है वो साइटोप्लाज्म ग्रेनुल्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है, और इस दोनों के बेस पे ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स में अगेन डिवाइड किया जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में 2 प्रकार की सेल्स होती है जिसको बोलते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो टोटल 5 प्रकार की सेल्स होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं नॉर्मली, ठीक है। और इन्हीं पांचों जो टाइप की सेल्स होती हैं इन्हीं को आइडेंटिफाई करना, इन्हीं की सेल्स काउंट करना, इन्हीं की परसेंटेज निकालना ही कहलाता है डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये डीएलसी करते कैसे हैं, चलते हैं देखते हैं। तो डीएलसी बेसिकली स्लाइड से की जाती है अगर आप मैनुअल लेबोरेटरी में करना है तो। अदरवाइज ऑटोमेशन जो होती है वो सेल काउंटर होते हैं, वो डीएलसी काउंट करके देते हैं। वो कैसे काउंट करते हैं मैं जब आपको हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स पढ़ाऊंगा तो उसका प्रिंसिपल बताऊंगा कि वो कैसे काउंट करता है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको मैनुअल मेथड से माइक्रोस्कोप के माध्यम से बताऊंगा कि डीएलसी कैसे की जाती है, राइट। चलिए, तो अगर आज का जो हमारा स्टडी करने का उद्देश्य है वो क्या है, डीएलसी काउंट करना है। और कैसे करना है? ब्लड फिल्म के माध्यम से। कैसे करना है? ब्लड फिल्म के माध्यम से। हम क्या करेंगे, एक ब्लड फिल्म बनाएंगे, उसको ले चल के रोमेनोवस्की ग्रुप स्टेन से, रोमेनोवस्की ग्रुप स्टेन में 5-6 स्टेन्स होते हैं, उनमें से सबसे कॉमन स्टेन होता है लिस्मैन स्टेन, फील्ड स्टेन और जिम्सा स्टेन। इनमें से किसी एक स्टेन को कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम स्लाइड बनाएंगे, थिन ब्लड स्मेयर बनाएंगे। अब थिन ब्लड स्मेयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई करा करके स्टेनिंग करेंगे। अब स्टेनिंग हम लिस्मैन स्टेनिंग कर सकते हैं, हम जिम्सा स्टेनिंग कर सकते हैं, हम फील्ड स्टेनिंग कर सकते हैं, लेकिन डीएलसी काउंट करने के लिए मोस्ट प्रिफरेबल्स लिस्मैन और फील्ड होता है। तो दोनों में से कोई एक स्टेनिंग कर लेंगे। स्टेनिंग कैसे की जाती है ये मैं आपको स्टेनिंग का जो प्रोसीजर होता है, स्टेनिंग का जो लेक्चर है उसमें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो फिलहाल मैं यहाँ स्टेनिंग टेक्निक के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बता रहा हूं कि आपको स्मेयर को स्टेन करना है, कलर करना है। कलर करने के बाद एयर ड्राई करा लेना है और फिर उसको ले जाना है माइक्रोस्कोप पे। कहां ले जाना है? माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप पे ले जाने के बाद आपको उसमें से डीएलसी कैसे काउंट करनी है उसके बारे में समझते हैं। तो ये स्टेनिंग और जो बेसिक टेक्निक्स है वो आप पहले से रीड कर लीजिएगा, तब आप डीएलसी करने आइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने एक स्लाइड बनाई, ग्लास की स्लाइड लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इस स्लाइड पे एक टंग शेप स्मेयर बनाएंगे, कुछ ऐसे, इस तरह से ऐसे कर लेंगे और ऐसे। कुछ टंग शेप की स्मेयर ऐसे ही होती है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, डोंट वरी। तो एक टंग शेप स्मेयर बनाएंगे और उसके बाद इसको स्टैंड करेंगे। क्या करेंगे? इसको स्टैंड करेंगे, राइट, स्टैंड कर लेंगे। अब स्टैंड आप चाहे लिस्मैन कर सकते हैं, चाहे जिम्सा कर सकते हैं, चाहे फील्ड कर सकते हैं, तीनों में से कोई एक स्टैंडिंग कर लेंगे, राइट। स्टैंडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एयर ड्राई कराना है। क्या करना है? एयर ड्राई कराना है।
और एयर ड्राई करने के बाद आपको इसको ले जाना है माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप पे आपको इसको सेट करना है। माइक्रोस्कोप ऑपरेट कैसे करते हैं, उस पर सेट कैसे करते हैं, ये सब चीजें माइक्रोस्कोपिक में पढ़ाया जाता है और मैं माइक्रोस्कोपिक में ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे मैं आपको माइक्रोस्कोप सेट करने नहीं बताऊंगा, बस आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को स्लाइड को सेट कर लेंगे। नहीं सेट करने आता तो पहले माइक्रोस्कोपिक सीखें आप, ठीक है। माइक्रोस्कोप पे जैसे ही सेट करेंगे आपको सबसे पहले 10x पे देखना है स्लाइड को। कितने x पे? 10x पे। इस 10x लेंस को बोलते हैं लो पावर फील्ड। क्या बोलते हैं? लो पावर फील्ड। याद रखिएगा, लो पावर फील्ड जो होता है वो 10x को बोला जाता है। एक बहुत कॉमन सवाल होता है, वो ये होता है कि जो 10x है, जो ये 10x ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसके ऊपर एक रिंग बनी होती है अलग अलग कलर की। तो ये जो 10x लेंस होता है उसके ऊपर की जो रिंग होती है उसका क्या कलर होता है? तो 10x पे जो लेंस होता है, 10x लेंस पे जो रिंग बनी होती है वो येलो कलर का होता है। कभी जाके ध्यान से देखिएगा, किस कलर का होता है? येलो कलर का, ठीक है। ये सवाल बेसिकली कंपटीशन में पूछा जाता है और ये सवाल मुझे याद है 2017 में हमने एक DRDO में पेपर दिया था, वहां पे पूछा गया था। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले 10x पे सेट करेंगे। 10x पे सेट करने के बाद हम इस स्लाइड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि स्लाइड में सेल कहां से बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम एक ऐसा जंक्शन खोजेंगे, एक ऐसा स्थान खोजेंगे पूरी स्लाइड में जहां पे सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉपर हो। प्रॉपर होने का मतलब है कि जो सेल हो वो एक दूसरे से बिल्कुल करीब करीब में डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। RBC WBC कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, इस तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा ना हो कि सेल एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर ऐसे ओवरलैप्ड हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जंक्शन खोजेंगे तो यहाँ पे आपको सेल काउंटिंग और आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। या फिर आपने ऐसा जगह खोज लिया जहां सेल बहुत दूर दूर स्कैटर्ड है, वहां पे भी आपको सही से काउंटिंग नहीं मिलेगी। तो आपको एक ऐसा स्लाइड में एक ऐसी जंक्शन खोजना है, एक ऐसी जगह खोजनी है जहां पे सेल का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ऐसे स्थान को बोलते हैं। ये जो स्थान है ये आपको बेसिकली कहां मिलेगा? ये आपको यहां पे मिलेगा जहां पे बॉडी और टेल का जंक्शन होता है। देखिए जो स्लाइड होती है ना वो 3 पार्ट में होती है, इसको बोलते हैं हेड। ये वाले पार्ट को हेड बोला जाता है, इस पार्ट को बॉडी बोली जाती है और इस पार्ट को टेल बोला जाता है। तो जो बॉडी और टेल का जो जंक्शन होता है, ये वाला जो जोन होता है, यहाँ पे स्लाइड में सेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो बहुत प्रॉपर होती है, बहुत सिस्टमेटिक होती है। और माइक्रोस्कोपिक करने के लिए यही जंक्शन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? ये जंक्शन सबसे बेस्ट होता है। तो स्लाइड में 10x पे स्लाइड को 10x पे माइक्रोस्कोप में लगा के सबसे पहले ये लोकेशन देखी जाती है कि हमें माइक्रोस्कोपिक करनी कहां है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अब आपने क्या किया, 10x पे माइक्रोस्कोप सेट कर लिया। 10x पे आपने स्लाइड का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। ये x का मतलब समझते ही होंगे आप, x का मतलब होता है 10 टाइम। देखिए होता क्या, माइक्रोस्कोप में जब मैग्निफिकेशन होता है तो आपके 2 लेंस से मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये सब चीजें मैं माइक्रोस्कोपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हूं। होता क्या है, आपका आई पीस जो होता है वो 10x का होता है, और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 10x का हो सकता है, 40x का हो सकता है, 100x का हो सकता है। ये नॉर्मली 3 होता है, और भी कम ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका जो आई पीस लगा होता है वो 10x का होता है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है अगर आप उसको 10x यूज करते हैं तो 10 और इंटू 10 तो हो जाता है 100। 10 इंटू 10 हो जाता है 100। तो जब आप 10x पे कोई चीज आर्टिकल देखते हैं तो अपनी रियल साइज से वो 100 टाइम लार्ज दिखाई देता है आपको। तो 10x पे सेल की मार्फोलॉजी आप डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। देखने के बाद माइक्रोस्कोप को 40x या 45x, अब कुछ माइक्रोस्कोप में 40x होता है, कुछ माइक्रोस्कोप में 45x होता है। तो आपके पास अगर 45 का लेंस है तो ठीक है, या 40x का लेंस है तो भी ठीक है। दोनों में से जो भी लेंस है आप लगा करके माइक्रोस्कोपिक करेंगे। अब यहां एक और सवाल पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्कोप का 40x लेंस होता है उस पे जो रिंग होती है वो किस कलर की होती है? तो हमने उसमें बताया येलो कलर की होती है। यहाँ पे जो रिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। ये सवाल कंपलसरी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एकेडमिक एग्जाम में, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। आगे चलते हैं। 40x पे लगाने के बाद अब आपको सेल को आइडेंटिफाई करना है। कितनी सेल को आइडेंटिफाई करना है? 100 सेल को, ठीक है। अब सेल जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये सबसे टफेस्ट वर्क होता है डीएलसी काउंटिंग में, अभी कोई भी सेल काउंटिंग में, बिकॉज ऑफ
सेल काउंटिंग आप किसी किताब में, किसी बुक्स में, किसी टीचर से पढ़ के नहीं सीख सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम आपको बता सकते हैं कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट रियलिटी क्या होती है, रियलिटी बिल्कुल डिफर होती है। अगर आप 100 न्यूट्रोफिल काउंट करते हैं ना, तो 100 न्यूट्रोफिल में 5 न्यूट्रोफिल, 10 न्यूट्रोफिल एक जैसी नहीं मिलती। अब इतना समझ लीजिए, उनका शेप एक जैसा नहीं दिखाई देगा, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पॉइंटेड अंतर रहेगा। तो मैं आपको एक प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर बता सकता हूं, एक प्रिस्क्राइब्ड मॉर्फोलॉजी बता सकता हूं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। बट एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन तभी आपको आएगी जब आप मोर देन 100 या मोर देन 500 स्लाइड एग्जामिन करेंगे। तो इसलिए डीएलसी के लिए आप ये मत सोचें कि आपको कोई किताब, कोई बुक्स पढ़ के समझ में आ जाएगा। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में तभी आएगा जब आप काम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से करके भी दिखा सकता हूं, करके भी दिखा दूंगा, या अगर करके नहीं दिखाया तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में ले चल करके वहां के जो इमेज होती है माइक्रोस्कोप की, जो एक्चुअल में हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं, वो माइक्रोस्कोप का इमेज मैं आपको साइड में लगा दे रहा हूं। आप देखते रहिएगा एक एक सेल को आइडेंटिफिकेशन करने के बारे में। तो मैं सेल आइडेंटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, जो आपको हेल्प करेगा डीएलसी को आइडेंटिफाई करने में। डीएलसी में हम 5 तरह की सेल आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन सी सेल आइडेंटिफाई करते हैं? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। ठीक है, ये 5 प्रकार की सेल हम आइडेंटिफाई करते हैं। न्यूट्रोफिल को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ। ठीक है, नॉर्मल ब्लड में 40 से 70%, कितना? 40 से 70% जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। मतलब अगर 5000 टोटल डब्ल्यूबीसी है, मतलब 5000 टीएलसी है, तो इस जो टीएलसी है, इस 5000 टीएलसी का लगभग 40 से 70% क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है या पॉलीमॉर्फ होता है। 2% से लेकर के 6% तक इओसिनोफिल होता है। अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स ऐसी होती है जहां पे आपको 8% मिलेगा, कुछ बुक्स ऐसी होंगी जहां पे आपको 0% से लेके 8% मिलेगा, 0% से 6% मिलेगा। तो सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक एवरेज होता है कि 2 से 6% इओसिनोफिल होता है। ठीक है, और 2% से लेकर के 10% के बीच में मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और जो बेसोफिल होता है वो लेस देन 2% होता है। ठीक है, कितना होता है? लेस देन 2%। और जो लिम्फोसाइट्स होता है वो 20 to 40% होता है। ये परसेंटेज जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको टोटल टीएलसी का बता रहा हूं, मतलब टोटल आपके बॉडी में, टोटल आपके ब्लड में जो टीएलसी काउंट है उसके परसेंटेज के अनुसार होते हैं। जैसे जैसे मान लिया आपने ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट में टीएलसी 5000 आ गया। ठीक है, कितना? 5000 आ गया। तो 5000 में नॉर्मली 40% से 70% तक न्यूट्रोफिल होना चाहिए, 2% से 6% के बीच में इओसिनोफिल होना चाहिए, मोनोसाइट जो होता है वो 2 से 10% के बीच में होना चाहिए, बेसोफिल लेस देन 2% होना चाहिए, और लिम्फोसाइट 20 to 40%, 20 से 40% होना चाहिए। अब मान लिया आपका टोटल टीएलसी आ गया कितना? 5000, और न्यूट्रोफिल आ गया 50%। तो 5000 का 50% कितना होगा? 2500 होगा। तो इसका मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल है उसमें 5000 में अकेले 2500 न्यूट्रोफिल है, और हमने मान लिया कि 25% लिम्फोसाइट आ गया। तो 2500 का 5000 का 25% कितना होता है? 1250 होगा। तो 1250 लिम्फोसाइट्स है। अब उसी में बाकी चीजें आ गई, 10% आपको मोनोसाइट्स आ गया, 6% इस्नोफिल आ गया, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है डीएलसी, डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमें पहचानना होता है कि कौन कौन सी सेल है। ठीक है, ये तो रहा बेसिक इंफॉर्मेशन डीएलसी के बारे में। अब चलिए हम पहचानते हैं डीएलसी को करते कैसे हैं, डीएलसी की टेक्निक्स क्या होती है, लेबोरेटरी में आप करेंगे कैसे, प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, हाउ वी विल परफॉर्म द डीएलसी काउंटिंग, राइट। चलिए देखते हैं अब डीएलसी कैसे करेंगे, प्रोसीजर देख लेते हैं, उसके बारे में बेसिक समझते हैं। डीएलसी करने के लिए आपको ब्लड सेल्स या स्पेशली जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो 5 सेल्स होती हैं, उनकी मार्फोलॉजी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में मैं आपको एक एक सेल की मार्फोलॉजी बेसिकली बताता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल की। किसकी? न्यूट्रोफिल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल आपको कैसा दिखेगा? देखिए, जो सेल्स होती हैं, जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, वो सबके सब सेल राउंडेड होती है लगभग। अब ये बात आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। आप सोचेंगे किताब में हम पढ़ते तो वहां पे बाइलोबेट होता है, वहां पे मल्टीलोबेट्स होता है, वहां पे किडनी शेप्ड होता है।
एक्चुअल में वो शेप सेल की नहीं होती, वो शेप न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो WBCs होती है उनका जो शेप होता है वो राउंडेड शेप होता है, बट उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनके चेंजेस होते हैं। तो न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो राउंडेड सेल्स होती है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉलीलोबेट्स होते हैं। पॉलीलोबेट का मतलब कई कई लोबों में इस तरह से बटे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके। ठीक है, ये पॉलीलोबेट्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो न्यूक्लियस के लोब होते हैं वो आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं। और जब आपको इसको कलर किया जाता है तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? पर्पल कलर के या ब्लू कलर के, आप कह लीजिए, ये पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। और इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं वो बहुत माइन्यूट ग्रेनुल्स होते हैं, बहुत फाइन ग्रेनुल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं जो पिंकिश कलर के कलर हो जाते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म भी पिंक कलर का होता है, ग्रेनुल्स भी पिंक कलर का हो जाता है, तो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप बहुत केयरफुल करके मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो ग्रेनुल्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये बहुत फाइन ग्रेनुल्स होते हैं। तो अगर ओवरऑल एक लाइन में न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन की जाए तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो 3 to 5 लोबेटेड न्यूक्लियस सेल्स होता है, जिसमें फाइन ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है इस स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर के दिखाई देते हैं, और साइटोप्लाज्मिक एरिया और ग्रेनुल्स पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो ये रही नॉर्मल मॉर्फोलॉजी न्यूट्रोफिल की। साइज की बात कर लें तो न्यूट्रोफिल की जो साइज होती है लगभग वो होती है 12 से 16 माइक्रोन। कितना? 12 से, यहां लिखा गया देखिए, 12 से 16 माइक्रोन डायमीटर, ये न्यूट्रोफिल की नॉर्मल साइज होती है। ठीक है, चलिए दूसरी सेल की बात करते हैं और बात करते हैं इस्नोफिल की। अब ये इस्नोफिल क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? इस्नोफिल जो होता है वो भी एक ल्यूकोसाइट सेल है, तो ये भी लगभग राउंडेड होती है, लेकिन इसका जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बिल्कुल डिसाइडेड होता है बाइलोबेट। कैसा होता है? इस्नोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बाइलोबेट होता है। और इसके साथ साथ इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं वो ग्रेनुल्स थोड़े से बड़े होते हैं, कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं। ये भी पिंक कलर के कलर होते हैं, बट ग्रेनुल्स कोर्स होते हैं। कोर्स होने के कारण ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इनके ग्रेनुल्स आसानी से दिखाई देते हैं, प्रॉपर दिखाई देते हैं। मैं साइड में आपको सभी सेल की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज लगाते जा रहा हूं, आप देखते जाइए, वो ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब क्या है, इनके ग्रेनुल्स बड़े होते हैं, तो ग्रेनुल्स बड़े होने के कारण इनको आसानी से इनके ग्रेनुल्स को देखा जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। साइज की बात करें तो लगभग इसकी जो साइज होती है वो भी न्यूट्रोफिल के एग्जैक्ट साइज के बराबर होती है, 12 से 16 माइक्रोन डायमीटर में। ठीक है, न्यूक्लियस बाइलोबेट हो गया, ग्रेनुल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और कोर्स ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया इस्नोफिल। बेसोफिल की बात कर लेते हैं। बेसोफिल क्या होता है? बेसोफिल भी बिल्कुल राउंडेड सेल्स होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस किडनी शेप होता है बेसोफिल में, और इसमें भी ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। और वो ग्रेनुल्स कैसे होते हैं? कोर्स ग्रेनुल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रेनुल्स होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं कि वो न्यूक्लियस के ऊपर पूरा ओवरलैप्ड होते हैं। और इसके जो ग्रेनुल्स हैं वो कलर करने के बाद पर्पल कलर के हो जाते हैं। इसीलिए वो न्यूक्लियस और ग्रेनुल्स एक ही कलर के होने के कारण एक दूसरे के ऊपर इतना ओवरलैप्ड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, वो आसानी से दिखाई नहीं देता न्यूक्लियस। तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, और ग्रेनुल्स बड़े बड़े होते हैं, पर्पल कलर के ग्रेनुल्स होते हैं। अब एक यहाँ सवाल आएगा, इस्नोफिल का ग्रेनुल्स पिंक कलर था, बेसोफिल का ग्रेनुल्स पर्पल कलर क्यों हो रहा है? देखिए एक्चुअली जो पिंक और पर्पल कलर ले रहा है ना, ये तो डाई है ना, ये तो हम बाहर से स्टैंड कर रहे हैं। और ये जो डाई हमारी होती है ना, वो बेसिकली पीएच पे काम करती है, पीएच बेस्ड होती है। बेसिक नेचर के होने के कारण वो पिंक कलर की डाई से स्टैंड होते हैं और पिंक दिखाई देते हैं। लेकिन जो बेसोफिल का ग्रेनुल्स होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण वो बेसिक डाई से स्टैंड होता है और पर्पल कलर का दिखाई देता है। न्यूक्लियस भी पर्पल कलर का होता है और ग्रेनुल्स भी पर्पल कलर के होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल से छिप सा जाता है इसके अंदर, और वो आसानी से दिखाई नहीं देता। बताई दी। साइज की बात करें तो साइज जो होती है बेसोफिल की वो लगभग सेम होती है जैसे कि न्यूट्रोफिल और इस्नोफिल, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 से 18 लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है। इसको भी आप 12 से 16 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 से 16 माइक्रोन डायमीटर की साइज होती है इसकी में। तो साइज कितनी थी? 12 से 16 माइक्रो डायमीटर हो गया। इसका न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट की बात कर लेते हैं। मोनोसाइट जो होती है वो एक ग्रेनुलर सेल्स होती है और ब्लड की सबसे बड़ी सेल्स होती है। क्या होती है? ब्लड की सबसे बड़ी सेल होती है। इसमें भी न्यूक्लियस जो होता है वो लगभग किडनी शेप का पाया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क ये होता है बेसोफिल और इसमें,
बेसोफिल और मोनोसाइट में। बेसोफिल में ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जो कि मोनोसाइट में नहीं पाए जाते। दूसरी चीज ये है कि जो मोनोसाइट्स होती है वो बेसोफिल की अपेक्षाकृत काफी बड़ी होती है। क्या होती है? बेसोफिल की अपेक्षा काफी बड़ी होती है। कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट ब्लड की सबसे बड़ी सेल्स होती है। न्यूक्लियस किडनी शेप होता है, इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं वो पाए नहीं जाते, तो इसलिए न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर अपीयर्स होता रहता है सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगर डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी सेल्स होती है। ठीक है, क्या होती है? लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी सेल्स होती है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी राउंडेड ही होते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ एरिया में जो न्यूक्लियस होते हैं वो मोस्ट ऑफ एरिया को कवर करके रखते हैं, 70 से 80% एरिया कवर करके रखते हैं। ठीक है, साइज जो होती है वो छोटी होती है और सेल की अपेक्षा छोटी होती है। 8 माइक्रो डायमीटर से लेकर के 15 माइक्रो डायमीटर तक इनकी साइज होती है। ग्रेनुल्स इसमें पाए नहीं जाते और शेप जो होता है बिल्कुल राउंडेड होता है। तो ये हुआ मार्फोलॉजी किसकी? डब्ल्यूबीसी सेल्स की, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इन्हीं को आपको देख कर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको अगर सेल आइडेंटिफाई करने आ गया है तो आप क्या टेक्निक यूज करेंगे डीएलसी काउंट करने के लिए? डीएलसी काउंट करने के लिए आप बेसिकली दो टेक्निक यूज कर सकते हैं। या तो आपके पास एक डीएलसी काउंटर हो, एक मशीन होती है, आप साइड में देख सकते हैं, हमने लगा रखा है लाइव से फोटो लेकर के। एक डीएलसी काउंटर होता है। डीएलसी काउंटर में अलग अलग सेल का नाम लिखा होता है, जैसे न्यूट्रोफिल लिखा होता है, इस्नोफिल लिखा होता है, मोनोसाइट लिखा होता है, बेसोफिल लिखा होता है, इस्नोफिल लिखा होता है, अदर्स करके लिखा होता है। और आप उस डीएलसी काउंटर की सहायता से जो सेल आपको दिखती है वो ही बटन आप प्रेस करते जाए। सपोज दैट आपको एक न्यूट्रोफिल दिखी तो एक बार आप न्यूट्रोफिल की बटन प्रेस कर दीजिए। 4 लिम्फोसाइट दिख गया तो 4 बार लिम्फोसाइट के बटन प्रेस कर दीजिए। 2 मोनोसाइट दिख गया तो 2 बार मोनोसाइट की बटन प्रेस कर दीजिए। और ये प्रक्रिया आप तब तक करते रहते हैं जब तक 100 सेल काउंट नहीं हो जाती। दैट मीन जब तक काउंटर में 100 सेल नहीं दिखाई देने लगती। जैसे ही 100 सेल काउंट होती है उसमें अलार्म लगा होता है या एक नोटिफिकेशंस लगा होता है, वो अपने आप उसमें से नोटिफिकेशंस आ जाता है कि 100 सेल काउंट हो गई है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपके पास डीएलसी काउंटर नहीं है तो आप एक पेपर ले लें और उसमें 100 स्क्वायर का चार्ट बना लें, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसमें टोटल 100 स्क्वायर है। 100 स्क्वायर का चार्ट बनाएं और माइक्रोस्कोपिक शुरू करें। माइक्रोस्कोपिक करें, आपको जितना न्यूट्रोफिल दिखे एक स्क्वायर में एक, जैसे पहला न्यूट्रोफिल दिखा तो एन लिख दिया, दूसरा न्यूट्रोफिल दिखा तो दूसरी जगह एन लिख दिया, फिर इस्नोफिल दिख गया तो ई लिख दिया, फिर लिम्फोसाइट दिखा एल लिख दिया, फिर न्यूट्रोफिल दिखा आपको एन लिख दिया, फिर न्यूट्रोफिल दिखा एल। इसी तरह से जो सेल आपको दिखती जाएगी, आपको मोनोसाइट दिखा तो एम लिख दिया, बेसोफिल दिखा तो बी लिख दिया, न्यूट्रोफिल दिखा तो एन लिख दिया। इसी तरह से जो भी सेल दिखती जाएगी आप वो सेल इसमें टाइप करते चले जाएंगे, वही न्यूमेरिक वर्ड। और इस तरह से जब ये पूरा चार्ट भर जाएगा तो आपका टोटल 100 सेल काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 सेल काउंट। तो इससे आपको अलग से काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलने की जरूरत नहीं। तो एक तो ऑप्शन है डीएलसी काउंटर का यूज कर लीजिए, और डीएलसी काउंटर नहीं है तो ये आप क्या उपयोग कर लीजिए, ये चार्ट उपयोग कर लीजिए। राइट, अब आगे चलते हैं और देखते हैं जब हमने ये चार्ट भर लिया, बना लिया, तो अब क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो इसमें सेल्स दी गई हैं, आपको ये जो सेल्स दी गई है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, आपको काउंट करना है कितना न्यूट्रोफिल है, कितना इस्नोफिल है, कितना लिम्फोसाइट है, ये काउंट करना है। और काउंट करके नीचे आपको लिखना है। सपोज दैट आपको न्यूट्रोफिल दिखा इसमें कितना? 65। कितना दिखा? 65। ठीक है, और आपको इस्नोफिल कितना दिखा? 2। बेसोफिल कितना दिखा? 1। मोनोसाइट कितना दिखा? 2। और लिम्फोसाइट कितना दिखा? 30। क्योंकि टोटल 100 सेल दिखेगा तो 100 में 25 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 65, 2 67, 68, 2 70 और 300, तो 100 सेल हो गया टोटल। तो अब क्या हुआ? न्यूट्रोफिल 65% और इस्नोफिल 2%, बेसोफिल 1%, मोनोसाइट 2% और लिम्फोसाइट 30%। ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया डीएलसी काउंटिंग। ठीक है, ये तो हो गया परसेंटेज में। अब अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट इस्नोफिल कितना है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल कितना है, एब्सोल्यूट बेसोफिल कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? सपोज दैट आपने टीएलसी मान लिया, हमने कितना आया, हमारा टीएलसी हमारा 5000 आ गया। अब 5000 का आपको 65% निकालना है। 5000 का मैंने गुणा 65%। ठीक है, अब 5000 का 65% निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे, 5000 गुणे 65/100 करेंगे तो आपको कितना आएगा? 3250। अब एब्सोल्यूट काउंट कितना आया?
अगर 5000 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है और 65% न्यूट्रोफिल आया तो इसका मतलब है कि 3250 न्यूट्रोफिल है अकेले 5000 में 3250 क्या है न्यूट्रोफिल है। अब 30% लिम्फोसाइट है तो 5000 का 30% निकाल लीजिए, 5000 का 30%, तो ये 2 जीरो इससे कट गया और 5 से 15 हो गया और ये डबल जीरो, तो 1500 क्या है लिम्फोसाइट है। ठीक है, वो साइट है। अब 1% ये है तो 65 सेल क्या है ये है बेसोफिल है, और 2% ये है तो 65 दोनों कितना होता है 130 होता है, तो 130 और 130, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे लिखते हैं तो ये 3250 एब्सोल्यूट ये हो जाएगा, ठीक है, और 65 दूना 130 ये हो जाएगा, 130 ये 65 हो जाएगा और ये 130 हो जाएगा और ये 1500 हो जाएगा। अगर आप सबको जोड़ डालेंगे तो कितना आएगा 5000 आएगा, आप जोड़ कर देख लीजिए कितना 5000। तो ये रहा परसेंटेज वैल्यू निकालने का तरीका और ये रहा एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का। तो अगर आप डीएलसी करते हैं तो आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, आप एब्सोल्यूट वैल्यू दे सकते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूं कहां आपको मिलेगी। जो 5 पार्ट मशीन होती है ना, अगर आप उसकी सीबीसी की रिपोर्ट देखें तो उसमें 28 पैरामीटर आते हैं, जबकि जो 3 पार्ट की मशीन होती है, जो सेल काउंटर्स होता है, उसमें जब आप कभी पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें 22 पैरामीटर्स आते हैं। अब वो जो पैरामीटर्स बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, उसमें देखिए ये 5 तो ऐसे बढ़ गया, 22 5 27 ऐसे हो गया, और एक आईजी दे देता है उसमें। आईजी मतलब वो नहीं आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन वाला, आईजी मतलब होता है इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें पैरामीटर बढ़ जाते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट काउंटिंग है ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। आपका 3 पार्ट की मशीन है, कोई इशू नहीं, आपने डीएलसी दिया है ना, तो डीएलसी के आधार पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला जाना है वो हमने आपको दे दिया। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं टीएलसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4000 से लेकर के 11000 होती है, और डीएलसी की जो वैल्यू होती है, डीएलसी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डीएलसी में न्यूट्रोफिल जो होता है वो 40% से लेकर के 70% तक होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो होता है वो होता है 20% से लेकर के 40% तक। ठीक है, मोनोसाइट जो होता है वो कितना होता है, वो 2% से लेकर के 10% तक होता है। इस्नोफिल जो होता है वो 2% से लेकर के 6% तक होता है, और बेसोफिल जो होता है वो लेस देन 2% होता है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। क्लियर। अब अगर ये नॉर्मल वैल्यू कम हो गई या ज्यादा हो गई तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा ब्लड सेल्स आ गई तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो गई तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और अगर स्पेशली न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया, क्योंकि हम यहाँ डीएलसी की बात कर रहे हैं तो डीएलसी की। और अगर न्यूट्रोफिल घट गया तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। ऐसे ही लिम्फोसाइट अगर बढ़ गया तो लिम्फोसाइटोसिस, घट गया तो लिम्फोपीनिया। मोनोसाइट्स बढ़ गया तो मोनोसाइट के साथ वही होता, इस्नोफिल बढ़ गया तो इस्नोफिलिया हो गया। ठीक है, बेसोफिल बढ़ गया तो बेसोफिलिया हो गया। ये नॉर्मल कंडीशंस होता है जब इसकी सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये तो रहा बेसिक डीएलसी के बारे में। अब अगर इसके बाद भी आपको डीएलसी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।